क्यूबिकल एक्सपांशंस में क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपांशंस क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपांशंस में बेसिक रिजल्ट तो वही है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन इज गिवन एज वन बाई वी dv by dt. This is the coefficient of cubical expansion. क्यूबिकल एक्सपांशन आपका तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑब्जर्व होता है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस में. इनफैक्ट गैसेस के लिए जब आप गामा निकालते हो तो उस समय गैसेस के लिए अगर आइडियल गैस है तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन फॉर द पर्टिकुलर आइडियल गैस, तो उसके गैसेस के सॉलिड लिक्विड गैसेस तो आपके पास यही इक्वेशन है, फिर उनके वॉल्यूम कैसे चेंज करें. लेकिन गैसेस के लिए आपके पास एडिशनल इक्वेशन आइडियल गैस के लिए टीवी को एनआरटी हो जाता है फॉर गैसेस. और अगर वो गैस किसी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, आइसोथर्मल है या आइसोबारिक है, या सपोज पी और टी कुछ वे में वेरी कर, मान लो ऐसा कुछ हो जाए P = kT³ या kT², तो ये तो उसके मोल्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर का रिलेशन है. और ये रिलेशन हो गया आपका कोई एक दो वेरिएबल के बीच में. तो आप इनको यूज करते हुए और ये एक्सप्रेशन यूज करते हुए यू कैन फाइंड द गामा फॉर दिस गैस व्हेन इट इज गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस. मतलब यहाँ पे गामा जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन गैस के केस में प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है कि किस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है. बाकी सॉलिड लिक्विड में क्या होता है कि अगर चेंज हो भी रहा है, ठीक है, हम वॉल्यूम चेंज तो लेते हैं, बट वॉल्यूम चेंज इज वेरी लेस, वेरी नेग्लिजिबल. तो वहाँ पे प्रैक्टिकली जो गामा होता है वो गामा वी होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, या व्हेन वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल. लेकिन गैसेज में वॉल्यूम चेंज सिग्निफिकेंटली हो सकता है. तो गैसेज में प्रोसेस पे जैसे हम जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है वो गैसेज का प्रोसेस डिपेंडेंट होता है. ऐसे ही यहाँ पे गामा भी जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन फॉर गैसेज इज प्रोसेस डिपेंडेंट. जैसे क्वेश्चन IIT में ही आया हुआ है, मतलब उस तरीके का. पर जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मान लो एक आइडियल गैस है विच इज एक्सपांडिंग इन दिस वे. एन आइडियल गैस एक्सपांडिंग अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस PT³ = कांस्टेंट. आइडियल गैस है तो यानी एट ऑल टाइम. ये भी वैलिड है. तो है कि इस गैस के लिए इसका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन क्या हो, तो आपका बेसिक रिजल्ट है. तो गामा = 1/v dv/dt. तो यहाँ पे आपको d/dt की वैल्यू चाहिए और उस गैस के लिए ये दो रिलेशन भी होल्ड कर रहे हैं. सपोज दिस वैल्यू इज k. तो यू कैन, अगर dv/dt हमें चाहिए तो फर्स्ट इफ वी एलिमिनेट p बिटवीन देम तो वी आर एबल टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन dv एंड dt. तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप p को v एंड दिस इज k/t³ लिख दिया यहाँ पे, और nRT, तो k v nR t4, k dv/dt will be 4 nR t³.
अब आपने यहाँ पे रिप्लेस किया इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, तो 1/v dy/dt विल बी 4nRT³ by k. k/t³ can be done as p. k/t³ क्या है? p. और pv can be done as nRT. तो इसका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन 4/t. टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर के संग वेरी कर रहा है और ये वैल्यू है। और भी प्रॉब्लम्स इस तरह से हो सकते हैं, कोई और प्रोसेस दिया हो, समटाइम्स वॉल्यूम डिपेंडेंसी भी आ सकता है, तो ये चीज। अच्छा, वॉल्यूम एक्सपांशन जब हो रहा है, अगर एक आइसोट्रोपिक सॉलिड है, अगर एक सॉलिड है, सब्सटेंस है, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन भी है, एरियल एक्सपांशन भी है। तो अगर आपके मान लो सपोज आपके पास एक क्यूब है, डेराइव एक्चुअली क्यूब को लेके करते हैं, बट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी ऑब्जेक्ट विच इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, कि हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम हो। तो यहाँ पे अगर मान लो कि इसका ये लेंथ एल है, क्यूब है, तो ऑल द साइड्स आर एल लेंथ, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वॉल्यूम इसका एल क्यूब। अब अगर ये एक्सपांड हुआ, टेम्परेचर राइज किया डेल्टा टी से, और ये आइसोट्रोपिक है, तो क्या होगा, मतलब अभी हम ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा फॉर आइसोट्रोपिक। तो इसमें जब आप ये करोगे तो उसका ये लेंथ क्या हो जाएगा, L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये भी L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तीनों डायरेक्शन सेम है। तो ये आपका हो जाएगा नया वॉल्यूम L³ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। ये तो ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया, ये फाइनल वॉल्यूम है, और ये 1 प्लस अप्रोक्सिमेटली दिस वैल्यू इज क्वाइट स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली nx और 3 अल्फा डेल्टा टी। ऑन कंपेरिजन यू कैन से कि ये आपका वैल्यू गामा इक्वल टू 3 अल्फा। लेकिन अगर आपके पास ये आइसोट्रोपिक सॉलिड नहीं है, तीनों डायरेक्शन में डिफरेंट है, तो आपका पहले वॉल्यूम V0L³ था, पर तब क्या होगा, मान लो इस डायरेक्शन में अल्फा x है, अल्फा y और अल्फा z है, तो योर फाइनल वॉल्यूम विल बी L1 प्लस, क्योंकि x डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज अल्फा x, तो यहाँ पे वो उस तरह से जाएगा। दूसरे में वह अल्फा y, तो ये एक्चुअली आपका L³ जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक तो 1 करके टर्म आएगा, एक आपका अल्फा x प्लस अल्फा y प्लस अल्फा z डेल्टा टी आएगा, और बाकी अल्फा x अल्फा y का टर्म आएगा, अल्फा x अल्फा z का टर्म आएगा, दो के प्रोडक्ट। तो उस केस में क्या होगा, दो के प्रोडक्ट में आपके पास, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो अगर आप दो टर्म को प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, इट विल बिकम फर्दर नेग्लिजिबल। तो वहाँ पे जो तीनों का प्रोडक्ट है और जो दो का प्रोडक्ट है उस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका ऐसा बन जाएगा। तो इस केस में अगर आप कंपैरिजन करते हो इस रिलेशन से कि फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो गामा की वैल्यू इस केस में अल्फा x प्लस अल्फा y प्लस अल्फा z हो जाएगा। अगर तीनों डायरेक्शन में गामा अल्फा सेम है तो 3 अल्फा हो जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो डायरेक्शन में सेम हो और एक में डिफरेंट हो तो 2 अल्फा प्लस अल्फा डैश। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज तो क्वेश्चन कभी आ भी जाते हैं, आपको अलग अलग अल्फा दिए हुए हैं। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में अलोंग द प्लेन जो हेक्सागोनल प्लेन होता है
वो अरेंजमेंट टू डायमेंशनली सेम है, चाहे ऐसे जाओ, जब ये लेयर्स बनती हैं ये वाला अरेंजमेंट एक्स और वाई में सेम है, लेकिन इधर जो अरेंजमेंट है लेयर टू लेयर वो इससे डिफरेंट है। तो अगर इसको एक्स, इसको वाई और इस डायरेक्शन को जेड बोले तो इसका अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा वाई होता है, बट नॉट इक्वल टू अल्फा जेड। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी ट्वाइस अल्फा प्लस अल्फा जेड हो जाएगा, और तीनों डायरेक्शन में सेम है तो 3 अल्फा हो जाएगा, और तीनों डायरेक्शन में डिफरेंट है तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 हो जाएगा। अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड का सम हो जाएगा। तो ये होगा। अच्छा, अब जब वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, जब टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर कम करें तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा। व्हाट अबाउट द डेंसिटी? क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहना है, तो मास कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? मान लो पहले वॉल्यूम V1 है, डेंसिटी ρ1 है, और बाद में जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, टेम्परेचर चेंज कर दिया, वॉल्यूम V2 हो गया, डेंसिटी ρ2 हो गया। तो वी नो दैट मास तो चेंज हुआ नहीं, तो मास V1 ρ1 शुड बी इक्वल टू V2 ρ2. V2 can be written as V1 1 plus, considering isotropic solid, so ρ2 new density will become वन प्लस गामा डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है, यूजुअली गामा पॉजिटिव होता है फॉर सब्सटेंसेज एक्सेप्ट फॉर वाटर बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस गामा वाटर इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ वाटर इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर ये नेगेटिव होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वैल्यू ये कम होती है, डेंसिटी बढ़ती जाती है बिटवीन 0 to 4, अदरवाइज गामा इज पॉजिटिव। तो ये हो गया, यानी इन जनरल बता रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डेल्टा टी पॉजिटिव होगा तो रो आपका कम हो जाएगा। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, ρ1 1 माइनस, मतलब पहले ऐसे लिख लो 1 प्लस गामा डेल्टा टी पावर -1। Gamma delta T is quite small, so this will be approximately ρ1 1 plus nx यानी 1 माइनस, जो कि अगेन इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि इट इज टेम्परेचर पॉजिटिव चेंज है, तो गामा पॉजिटिव तो ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो डिक्रीज था इट वाज नॉट अ लीनियर, यहाँ पे प्रैक्टिकली लीनियर आ गया, क्योंकि अब इस इक्वेशन को करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर वर्सेस रो करेंगे तो जैसे चेंज इन टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी, तो यानी कहेंगे कि चेंज बहुत प्रैक्टिकली लीनियर ही होता है, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं होता है। तो ये होगा डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब अगर आपके पास एक इस तरीके का होलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, मटेरियल सेम है, रेडियस सेम है, तो चेंज इन टेम्परेचर करने पे वॉल्यूम चेंज या नया वॉल्यूम सेम होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पूरा सॉलिड था, मटेरियल पूरा फिल्ड था या केवल होलो था। अगर
मटेरियल इस वाले सरफेस का और इस पूरे मेटल सेम है, तो चेंज इन वॉल्यूम इसमें भी क्या होगा, तो पहले वी नॉट है, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यहाँ पे भी वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अगर इसके अंदर कोई कैविटी है तो कैविटी जब इसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा। what about the volume of cavity, that will also increase। हमें ये नहीं सोचना है कि जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये ऐसे पुश कर रहा है, ये ऐसे पुश कर रहा है। जब आप इसे एक्सपांड थर्मली एक्सपांड करोगे तो ये हर चीज़ इसकी जो 2 पॉइंट इसके मेटेरियल के आपस में कनेक्टेड है दे विल गेट थर्मली एक्सपांडेड। तो इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा कैविटी का, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब ये इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज होगा, एवरीथिंग विल इंक्रीज। अच्छा, अब एक चीज़ है कि जैसे जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन है वो तो हम सॉलिड्स के लिए भी है, लिक्विड्स के लिए भी है, गैसेस के लिए भी है। तो जनरली क्या होता है जब लिक्विड्स के एक्सपांशन की बात आती है तो लिक्विड को जब एक्सपांड करते हो तो लिक्विड हैज़ टू बी प्लेस्ड इन सम कंटेनर। लिक्विड को आप मतलब नॉर्मली अगर लिक्विड जैसे मर्करी है या वाटर है तो अकेला ठीक है, वाटर एक्सपांड हो रहा है, पर जनरली एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में क्या होगा, सॉलिड तो अकेला रखा हुआ है पर लिक्विड के संग एक कंटेनर भी है। तो जब आप उसे हीट करते हो तो कंटेनर भी एक्सपांड करता है और संग में लिक्विड भी एक्सपांड करता है। तो वहाँ पे एक चीज़ आता है कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। जैसे अगर आपके पास कोई एक कंटेनर है जिसका गामा सी लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन गामा सी है, और इसके अंदर पूरा एक लिक्विड फिल किया हुआ है टू द टॉप जिसका गामा लिक्विड है, वॉल्यूम इसका वी नॉट है। अब मान लो टेम्परेचर हमने राइज किया तो अच्छा, यूजुअली गामा गैसेस जो होते हैं दे आर हायर देन गामा लिक्विड देन गामा सॉलिड, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर जैसे सॉलिड को दे रहे हो तो उनमें इंट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो हीट दे रहे हो वो उनके इंट्रैक्शन फोर्सेस को वीक करने में लगेगा। तो बीइंग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वो उसी हीट से कम मूव करेंगे, पर लिक्विड रिलेटिवली ज़्यादा और गैसेस सबसे ज़्यादा। तो गामा यूजुअली गामा ऑफ द सॉलिड इज लेस देन गामा ऑफ लिक्विड। तो अगर ये पूरा फिल किया हुआ है तो जब इसे आप डेल्टा टी से राइज करोगे तो यू विल सी है ओवरफ्लो ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब कई बार पूछने कि हाउ मच वॉल्यूम विल ओवरफ्लो, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नया कितना हो जाएगा, वी नॉट 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा नया, वी नॉट यूजुअली गामा एल जो है वो ज़्यादा है गामा सी से। तो अगर शुरुआत में पूरा फील्ड है तो आपके पास क्या हुआ कि ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा हो गया कंपेयर टू दिस, तो जो वॉल्यूम ओवरफ्लोन will be VL minus VC, V naught gamma L minus, तो कहेगा ये जो क्वांटिटी है इसे एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा एल से, लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। तो ये वॉल्यूम ओवरफ्लोन जो हो गया, मतलब सपोज आपका लिक्विड और कंटेनर दिया है, कोई मेटल दिया है, तो एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, गामा एल माइनस गामा सी। कोई पूछे कि व्हाट इज द मास ऑफ द लिक्विड ओवरफ्लो, तो इतना तो वॉल्यूम ओवरफ्लो किया, मास के लिए डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और डेंसिटी भी अगर आपको सपोज मान लो कि इनिशियल टेम्परेचर पे दिया हुआ है और टेम्परेचर राइज का और आपको गामा लिक्विड का दिया हुआ है, तब क्या हो जाएगा, ये तो हो गया वॉल्यूम ओवरफ्लो, वॉल्यूम बाई डेंसिटी, और डेंसिटी तब क्या हो जाएगा,
वी नॉट ये वाला क्वांटिटी डिवाइडेड बाई इनिशियल डेंसिटी बाई 1 प्लस गामा लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा? ये तो D नॉट इज द डेंसिटी व्हेन यू स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट, बट दिस इज द डेंसिटी व्हेन at the temperature, higher temperature you are measuring the conditions, measuring the quantities. तो यहाँ पे क्या होगा? ये डेंसिटी भी चेंज जाएगा, तो जो ओवरफ्लोन मास हुआ वो क्या हुआ? जो वॉल्यूम ओवरफ्लो हुआ डिवाइडेड बाई न्यू डेंसिटी, तो ये आपका हो जाएगा V नॉट बाई D नॉट V नॉट बाई D नॉट एक तरह से क्या हो गया? ओरिजिनल जो कंटेनर में मास था शुरुआत में, तो ये वैल्यू ये और जो ओरिजिनली कंटेनर में मास था उसका इतना मास ओवरफ्लो कर दिया। तो इस तरीके से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए तो कि पूरा फिल था, अगर आपके पास मान लो कि ये लिक्विड यहीं तक फिल किया हुआ है H हाइट, और ये लिक्विड है, ये कंटेनर है, कंटेनर का बेस एरिया A दिया हुआ है, बेस एरिया एक क्यूबिकल कंटेनर, तो उसकी लेंथ दी हुई हो सकती है, एक क्यूबिकल कंटेनर है तो उसका बेस का लेंथ L है और हाइट टोटल L है, लेकिन आपका लिक्विड अप टू H है। तो अब आपने इसमें डेल्टा T से राइज किया, आपको मटेरियल का गामा C मालूम है, लिक्विड का गामा L मालूम है, तो क्या होगा जब आप हीट करोगे तो लिक्विड भी एक्सपांड होगा और कंटेनर भी एक्सपांड होगा। क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है कि फाइंड द न्यू हाइट ऑफ द लिक्विड, तो न्यू हाइट ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें और वो कम होगा या ज़्यादा होगा पहले से, तो वो डिपेंड करता है। यूजुअली वो गामा लिक्विड ज़्यादा होता है देन गामा कंटेनर, तो राइज ही करेगा। पर जो आपको राइज अपेरेंटली दिख रहा है भैया, मतलब जितना एक्चुअली वॉल्यूम राइज हुआ है, हाइट उसके रेस्पेक्ट में राइज नहीं हो पाता क्योंकि कंटेनर भी एक्सपांड कर जाता है। तो इसमें क्या होगा, पहले अगर आपका लिक्विड का वॉल्यूम कितना था, इनिशियली वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड V नॉट, लिक्विड वॉज A इंटू, अच्छा आपको गामा कंटेनर में है अल्फा कंटेनर दिया, ये गामा कंटेनर फिर हम चेंज भी कर लेंगे क्योंकि तब क्या हो जाएगा, अगर अल्फा चलो गामा बाई 3 हो जाएगा, इसके टर्म में गामा या अल्फा के टर्म में लिख देते हैं, और आइसोट्रोपिक है तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनिशियली क्या होगा A इंटू H। जब आपने इसे डेल्टा T से राइज किया तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइनली क्या हो गया, AH जो पहले था 1 प्लस डेल्टा T, ये तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गया। कंटेनर का वॉल्यूम राइज होगा, पर कंटेनर के वॉल्यूम से हमें इतना एक्चुअली मतलब भी है नहीं, कंटेनर पहले भी बड़ा था, तो यहाँ पे वॉल्यूम ओवरफ्लो वाली कंडीशन में भी ना है। वो डिपेंड करता है कि कितना स्पेस बच गया था। पर आपको अगर ये फ्लो नहीं हुआ है, उसका तरीका चेक करने का से क्या होगा कि आप अगर आपको पूरे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मालूम है तो यू फाइंड दैट न्यू वॉल्यूम। इफ योर वॉल्यूम ऑफ द न्यू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज कमिंग हायर देन न्यू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, देन इट विल ओवरफ्लो डिफरेंस। पर अगर वो कम आ रहा है तब हाइट की बात आएगी कि नया हाइट क्या हो जाएगा। तो लेट्स कंसीडर कि हम उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं जहाँ पे लिक्विड इज नॉट ओवरफ्लोइंग, हाइट निकालनी है नहीं। तो हाइट के लिए क्या होगा कि जो माना नया हाइट हो गया H डैश, तो बेस का एरिया भी बढ़ेगा, बेस का एरिया नया क्या हो जाएगा, ओरिजिनल A 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T, तो और ये H डैश हो गया। तो अगर ये नया बेस एरिया और हाइट ऑफ द लिक्विड, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द न्यू टेम्परेचर,
तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू ए, नया एरिया क्या हो गया 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, एच डैश ये एरिया, ये हाइट नहीं, और ये क्योंकि ये क्या वॉल्यूम होगा, जो लिक्विड का वॉल्यूम। पहले आपके पास ये था, और जब ये एक्सपांड हुआ तो लिक्विड मान लो यहाँ पे कहीं आ गया एच डैश, तो लिक्विड का तो यही वॉल्यूम है पूरा, और वो इन द टर्म ऑफ कंटेनर क्या हो गया, ये न्यू बेस एरिया इनटू न्यू हाइट ऑफ द लिक्विड। इसको इक्वेट कर दो तो ए तो कैंसिल ही हो गया, एच 1 प्लस गामा एल तो यहां पे आपका यूजुअली गामा एल क्या है 3 अल्फा, नहीं गामा बेसिकली गामा एल ग्रेटर देन गामा सी होता है, तो गामा सी इज 3 अल्फा, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये स्लाइटली मोर देन दिस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गामा एल है और यहाँ पे 3 अल्फा की वैल्यू गामा सी होती है और गामा सी लेस देन गामा एल होता है, तो ये वाला वैल्यू इससे ज़्यादा आएगा, तो आप ये कह सकते हो कि हाइट आपकी इसीलिए बढ़ जाएगी। हाँ, इन अ रेयर सिनेरियो मान लो कि आपका कोई ऐसा कंटेनर है जिसका एक्सपांशन कोफिशिएंट कंटेनर मटेरियल का ज़्यादा है कंपेयर टू द लिक्विड, देन हाइट विल गो डाउन। लेकिन नॉर्मली जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये कि हाइट बढ़ जाती है। इनफैक्ट जो मर्करी थर्मोमीटर है वो भी इसी लॉजिक पे वर्क करता है कि मर्करी का जो आपका मर्करी बल्ब होता है, और ये यहाँ पे मर्करी है, जहाँ सा टेम्परेचर राइज होता है तो जितना चेंज इन वॉल्यूम होता है, जैसे यहाँ पे मर्करी का बल्ब जो है उसमें वॉल्यूम वी नॉट है मर्करी, पर टेम्परेचर राइज डेल्टा टी हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नया वॉल्यूम तो हो जाएगा वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, गामा मर्करी डेल्टा टी, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम विल बी डेल्टा वी इक्वल टू जो मतलब, क्योंकि ये अच्छा यहाँ पे जो बल्ब ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि दैट लाइक द ग्लास इज नॉट एक्सपांडिंग दैट मच, तो अगर केवल मर्करी एक्सपांड कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन अगर ये अगर मर्करी के साथ ग्लास भी एक्सपांड कर रहा है तो फिर उसका भी एक्सपांशन है अपने पहले कि इसका वॉल्यूम वी नॉट था, तो नया वॉल्यूम क्या हो गया कंटेनर इसका बल्ब का, मर्करी का नया वॉल्यूम क्या हो गया, डिफरेंस इज द वॉल्यूम गॉन इनटू द स्टेम, बल्ब से ऊपर गया, और फिर उसका अगर स्टेम का एरिया आपका पहले ए था तो नया एरिया ए डैश हो जाएगा ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी और इनटू हाइट, तो जितना मर्करी ऊपर गया ओवरफ्लो हुआ स्टेम में उसके अकॉर्डिंगली हाइट आ जाएगी। पर जनरली मर्करी थर्मोमीटर में जो हम ग्लास लेते हैं उसका एक्सपांशन कोएफिशिएंट बहुत कम होता है, तो उसको नेग्लेक्ट कर दें फॉर द टाइम में, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा जो ऊपर जाएगा, वी नॉट गामा मर्करी डेल्टा टी, इतना मर्करी ऊपर जाना है। मर्करी यूज भी इसीलिए करते हैं कि मर्करी बहुत स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस को भी रिस्पॉन्ड करता है, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो तो राइज हो जाएगा, कम हुआ तो वापस इजीली डाउन हो जाएगा, तो मतलब बहुत रिस्पॉन्सिव होता है टेम्परेचर चेंजेस के लिए। तो ये ऐसा आ गया, सपोज दिस इज द हाइट एच, एरिया ऑफ द स्टेम सपोज ए है ये, तो और मेटेरियल ऑफ द ये गामा ग्लास है या अल्फा ग्लास आपको दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इतना वॉल्यूम यहाँ आया मर्करी का, तो ये हाइट क्या हो जाएगी ए 1 प्लस बीटा ऑफ या बीटा ऑफ ग्लास डेल्टा टी एच एच, तो ये वो जो हाइट, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हाइट उसके प्रोपोर्शनल, तो वो हाइट और जो टेम्परेचर आपके मार्क किए होते हैं वो टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से ही मार्क किए होते हैं, इतना चेंज हुआ तो इतना हाइट आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आप सीधे हाइट देख के आप एक्चुअली हाइट को देखते हो इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, लेकिन अल्टीमेटली वो एक्सपांड हो रहा है और वो हाइट्स बढ़ रही है, और फिर वो मार्क उससे ऐसे क्या होता है कि आपको सीधा वही पता चल जाए कि आपका जो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर था उससे कितना ज़्यादा हुआ, जिससे कारण ये हाइट, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आते हैं बॉयंसी फोर्स से रिलेटेड,
अब ये देखो, अगर किसी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट पूरा इमर्स किया हुआ है, फिर कुछ आएंगे इसमें कुछ फ्रैक्शन सबमर्ज्ड है, पर पहले मान लो कि ये पूरा सबमर्ज्ड है, तो इसके अंदर अगर ये फ्लोट कर रहा है तो क्या होगा? द वेट ऑफ द ब्लॉक शुड बी बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट या buoyancy फोर्स। buoyancy फोर्स की वैल्यू क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस या वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। buoyancy फोर्स एयर में भी लगता है, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस हो जाता है, और इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अप्लाई होता है वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैच ही कर रहा है, तो ये इसी लाइन पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वैल्यू हो जाएगा कि सपोज इसका वॉल्यूम V0 है, तो लेट दिस वॉल्यूम इज V0, तो buoyancy फोर्स विल बी V0। पहले तो क्या होगा? ये फ्लोट कर रहा है और पूरा का पूरा सबमर्ज्ड, तो इट विल बी B इक्वल टू mg। इनिशियल टेम्परेचर पे buoyancy फोर्स वॉल्यूम V0 है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सपोज L0 हो गया इनटू G। V0 इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जो कि एक्चुअली अभी इस केस में तो ब्लॉक का ही वॉल्यूम हो गया। अब आपने टेम्परेचर डेल्टा T से राइज किया, तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी इफेक्ट। या कभी ऐसे भी सोच सकते हो उसको, अगर आपके पास buoyancy फोर्स की वैल्यू अगर निकालिए, फ्लोट कर रहा है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये जो वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा इसमें इमर्ज्ड ना रहे। कभी ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम इसका K_V0 है, और सपोज द पोर्शन विच इज सबमर्ज्ड इज K टाइम्स, K1 टाइम्स, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा K1V0। दिस इज द पोर्शन सबमर्ज्ड। तो आपको तो लिक्विड में अब ऐसा कुछ हो गया कि ये पोर्शन सबमर्ज्ड है विच इज फ्रैक्शन K ऑफ द होल वॉल्यूम। हाँ, मास अगर कभी आपको निकालना है तो यू हैव टू टेक द V0 इनटू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू, तब क्योंकि क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मटेरियल, तो वहाँ पे वॉल्यूम पूरा देना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे मान लो कि आपको M नहीं दिया हुआ है, रेदर देन डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक मटेरियल दिया हुआ है, तो M कैसे लिखोगे? उसके लिए वॉल्यूम विल बी इट डजंट मैटर वेदर हाउ मच वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मटेरियल। पर ये mg है। अब आपने टेम्परेचर राइज किया, तो न्यू कंडीशन में मान लो नया सबमर्ज्ड पोर्शन K2 है, K2 ऑफ व्हाट? K2 ऑफ न्यू वॉल्यूम ऑफ, तो V0 1 प्लस गामा, मान लो कि स्टील या एल्यूमिनियम कुछ भी है, गामा मटेरियल या गामा ब्लॉक कह लो, डेल्टा T, ये हो गया नए वॉल्यूम का K2 पोर्शन, K2 फ्रैक्शन। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, कि पहले तो इसका वॉल्यूम ही बढ़ा और फिर उसका फ्रैक्शन K2 इज द सबमर्ज्ड, तो ये आ गया वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस का। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? दैट विल आल्सो चेंज, गामा लिक्विड डेल्टा T इनटू G, और ये वैल्यू शुड बैलेंस mg, है ना, क्योंकि वेट ऑफ द ब्लॉक तो सेम ही रहने वाला है, वो तो mg रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर क्वेश्चन इसमें डिफरेंट क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है कि अगर पहले जितना फ्रैक्शन मर्ज था उससे फ्रैक्शन या ये ब्लॉक राइज करेगा, या जो पहले था उस सिचुएशन से ये डीपर जाएगा या ऊपर आएगा। तो देखो इसको इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा? K1
इक्वल टू K2 ऐसा हो गया इक्वेट करने पे K1 इक्वल टू K2, ये चीज फ्लोट जब दोनों केस में फ्लोट कर रहा है तो आपका K2 क्या हो गया? K2 इज K1 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी ये वैल्यू K1 से ज्यादा होगी या कम होगी यूजुअली? क्योंकि गामा एल ज्यादा होता है गामा ब्लॉक से, दिस विल बी यूजुअली ग्रेटर देन, मतलब आपका जो K2 फ्रैक्शन है वो पहले वाले से ज्यादा हो जाएगा। ये क्योंकि ये वाली वैल्यू K2 बाई K1 इज, तो यानी नया फ्रैक्शन जो सबमर्ज्ड है, पहले जो सबमर्ज था नया वाला पोर्शन उससे ज्यादा सबमर्ज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फिर सिंक हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर गामा ब्लॉक ज्यादा है जो यूजुअली नहीं होता पर किसी केस में ऐसा ले लिया बेटा, तो इट विल राइज, कि वो जितना पहले सिंक था उससे ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि तब आपका और अगर दोनों के गामा सेम है तो स्टिल द फ्रैक्शन विल रिमेन, वॉल्यूम चेंज होंगे दोनों के, लेकिन आपको देखने में वैसा ही फ्रैक्शन। बॉयंसी फोर्स की वैल्यू क्या होगी? बॉयंसी फोर्स इज बैलेंसिंग दिस, तो यहाँ पे बॉयंसी फोर्स ये है यहाँ पे, और कंसीडरिंग की वहाँ पे जैसे अभी मान लें कि दोनों ही केस में जो ब्लॉक है वो पूरा सबमर्ज है, लेट्स से, तो उस समय बॉयंसी फोर्स क्या है? जब सबमर्ज पूरा है, पहले V नॉट रो नॉट जी था, अभी V नॉट 1 प्लस गामा बी गामा है, तो यहाँ पे गामा बी लेस देन गामा है, तो बॉयंसी फोर्स की वैल्यू एक्चुअली आपकी, अगर पूरा सबमर्ज मतलब पूरा ब्लॉक सबमर्ज्ड है तो बॉयंसी फोर्स हायर टेम्परेचर पे यूजुअली कम लगेगा। लॉजिकल भी है कि डेंसिटी जो है वो लिक्विड की कम हो जाएगी, तो V डिस्प्लेस्ड डेंसिटी टू G विल बी लेसर। तो ये जैसे एक ये क्वेश्चन करो, पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, एक टर्म और भी होता है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या होता है कि जैसे अगर आप नॉर्मली एक ब्लॉक का वेट मेजर करो तो दैट इज कमिंग mg, तो उसे अगर वाटर में रख के मेजर करोगे तो क्या होगा? जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा। तो एपरेंट वेट इज एक्चुअली वेट ऑफ द ब्लॉक W नॉट जो mg है माइनस बॉयंसी फोर्स या अपथ्रस्ट ही कहते हैं, तो दिस इज द एपरेंट वेट। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो W नॉट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दैट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, लेकिन बॉयंसी फोर्स चेंज होता है। तो एपरेंट वेट में भी अगर बॉयंसी फोर्स बढ़ गया तो एपरेंट वेट कम हो गया तो बढ़ जाएगा। इस तरह से पहले एक क्वेश्चन नंबर 8 करो। A cube of coefficient of linear expansion alpha s is floating in a bath containing a liquid of coefficient of volume expansion gamma s. When the temperature is raised by delta T, the depth up to which the cube is submerged in the liquid remains the same. Find the relation between alpha s and gamma L showing all the steps. एक आपके पास क्यूब है, इसका h हाइट सपोज इसमें अब
डेप्थ है जिसमें ये होगा, इतना डीप है, एंड गामा एल, इसका अल्फा एस दिया हुआ है मटेरियल का। When the temperature is raised by delta T, the depth up to which the cube is submerged in the liquid remains same. Higher temperature में डेल्टा टी बढ़ाने पे ये सिचुएशन ऐसा रहा कि ये हाइट सेम ही, हाइट स्टिल रिमेन सेम। तो आपसे पूछा है कि रिलेशन बिटवीन अल्फा एस एंड गामा एल क्या होगा। इधर जब ये फ्लोट कर रहा है तो इसका बॉयंसी फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। mg इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, अगर इसका एरिया a है या l स्क्वायर है, पहले लेंथ l है तो ये l स्क्वायर h, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड स्पेस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये बॉयंसी फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। अभी भी यही हो रहा होगा, लेकिन mg तो सेम ही रहेगा इस केस में, because the weight of the block is not going to change। लेकिन आपके पास हाइट भी सेम दिया है, पर जो ये एरिया है, एरिया नया बेस का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा एस, है ना। एरिया ऑफ द बेस एल स्क्वायर है और मटेरियल का अल्फा दिया हुआ, तो बीटा क्या होगा 2 अल्फा, तो ये इसका न्यू एरिया हो गया, इसका न्यू एरिया इनटू एच, इट इज अ लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड तो इतना डिस्प्लेस हुआ, इतना वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो नॉट बाई 1 प्लस गामा लिक्विड, दिस अ न्यू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी चेंज हुआ, तो ये ऐसा हो गया। ये एरिया नया पर हाइट सेम थी तो उसको यूज किया हमने इनटू, ये दोनों क्वांटिटी तो सेम है, इक्वेट दें तो आपका आ जाएगा वैल्यू एल स्क्वायर एच रो नॉट एल जी, एल स्क्वायर एच रो नॉट एल जी गामा एल इक्वल टू टू अल्फा एस। मतलब अंडर दिस कंडीशन ये तब पॉसिबल होगा द लिक्विड का जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है वो डबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, तब आपको ये सिनेरियो मिलेगा जिसमें टेम्परेचर राइज करने पे जितना सबमर्ज्ड पोर्शन है दैट इज नॉट, हाइट इज नॉट चेंजिंग। तो ये रिलेशन होल्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ, ये आया थी 2004। क्लियर है, सुनना चाहिए ना, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है, एच इज गिवन है सेम। अब कोई ये पूछ सकता है कि पूरे वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन है, भाई यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन था ये कितना फ्रैक्शन हुआ, ये पूरे का एच फ्रैक्शन हुआ, ये पूरे वॉल्यूम का एक्चुअली फ्रैक्शन कितना हो गया, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज एल स्क्वायर एच बाई टोटल वॉल्यूम इज एल क्यूब, एच बाई एल फ्रैक्शन था। पर जो
अच्छा कोई पूछे कि इस समय तो इतना फ्रैक्शन था, यहाँ पे फ्रैक्शन सबमर्ज कितना है, तो वॉल्यूम इसका हो गया, नया वॉल्यूम कितना है, नया वॉल्यूम इसका हो जाएगा LQ 1 प्लस गामा S या 3 अल्फा S डेल्टा T and submerged portion is H L square 1 प्लस, मतलब ये 3 अल्फा S था और ये है ना, तो ये आपका, तो इसका डिवीजन ये डिवाइड हो तो क्या आ जाएगा, H बाई L 1 प्लस 2 अल्फा S डेल्टा T बाई 1 प्लस 3 अल्फा S गामा S इज 3 अल्फा S। तो ये, तो देखो पहले फ्रैक्शन में फर्क आया है, लेकिन क्वेश्चन का पूछे कि फ्रैक्शन सबमर्ज्ड क्या है, तो हाइट सेम रही है, लेकिन फ्रैक्शन यहाँ पे अलग हुआ है। पहले फ्रैक्शन था H बाई L, अभी फ्रैक्शन है H बाई L एंड ये वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू इज लेस देन 1। फ्रैक्शन कोई पूछेगी फ्रैक्शन सबमर्ज्ड जो पहले से था वो कम हुआ या ज्यादा हुआ है, तो इस केस में वो कम हुआ है, क्योंकि फ्रैक्शन सबमर्ज्ड मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम सबमर्ज्ड बाय टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम सबमर्ज्ड तो क्या हो गया H इंटू L स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा S डेल्टा T, ये हो गया सबमर्ज्ड बाय टोटल वॉल्यूम क्या हो गया अभी L क्यूब, तो ये आपका वैल्यू तो H बाई L नहीं आ रहा, ये तो H बाई L से ज्यादा से कम आ रहा है, तो फ्रैक्शन सबमर्ज्ड डिफरेंट है। हाँ लेकिन रिलेशन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, बट द क्वेश्चन कैन बी लाइक दैट कि ये चीज़ दे दिया, इसमें रेदर देन रिलेशन पूछने में दे में आस्क कि बताओ कि जो पहले फ्रैक्शन मर्ज था सबमर्ज था और नया जो है व्हाट इज द रेशियो ऑफ दैट, उस तरीके से पूछ हो सकता है। अच्छा एक ये क्वेश्चन करो, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में, ये बात समझ में आई कि हाइट सेम रहा, क्योंकि पहले वॉल्यूम इतना था, बाद में वॉल्यूम बढ़ा है, पर चीज़ें गामा ऑफ द लिक्विड एंड अल्फा ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इस तरह से मैनेज करना है कि वो हाइट सेम रहे, तो उसके लिए क्वेश्चन था। पर ये मैनेज करने के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो हाइट सेम रहेगी, बट द पोर्शन सबमर्ज्ड इज, क्योंकि अब ये लेंथ भी तो सेम नहीं है ना, लेंथ भी नहीं क्या होगी, अगर केवल लेंथ सबमर्ज्ड की बात करें तो कितना होगा, इसमें भी फर्क है। सबमर्ज्ड पोर्शन आप किस चीज से देख रहे हो, इफ यू आर जस्ट आस्किंग द फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ सबमर्ज्ड, तब तो पहले लेंथ H बाई L ही था, लेकिन अब नया जो है अगर लेंथ की केवल बात कर रहे हैं कि इतना हाइट का सबमर्ज्ड है, तो H बाई L 1 प्लस अल्फा S डेल्टा T। अगर आप इसे हाइट के टर्म में बात करें तो इतना है, हाँ वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहे हैं तो वो अलग है, मतलब वहाँ पे भी, क्योंकि अब तो ये आपके पास वॉल्यूम जितना सबमर्ज है, वॉल्यूम सबमर्ज तो क्या हुआ फ्रैक्शन, वॉल्यूम सबमर्ज बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल, और डेप्थ के हिसाब से लेंथ के हिसाब से क्या होगा, लेंथ जितना सबमर्ज्ड है डिवाइडेड बाय टोटल हाइट ऑफ द ब्लॉक अप जो हो गया, तो वो दोनों वैल्यू भी अलग आ रही है, ठीक है ना ये चीज़। अच्छा ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5।
सिंकर मतलब जिस चीज को हम जिसका बॉयंसी फोर्स या अपथर जिस पे लग रहा है, द ब्लॉक बेसिकली जिस पे बॉयंसी फोर्स लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कुछ वो नहीं दिया हुआ है कि फ्रैक्शन और की बात, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि जो डेटाज है वो कंसीडरिंग की जो वो ब्लॉक है पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, क्योंकि अदरवाइज आपको तो फ्रैक्शन मतलब जो आप बॉयंसी फोर्स निकालोगे तो बॉयंसी फोर्स के लिए तो फिर आपकी वैल्यू भाई जैसे यहाँ पे पहले दिया एपरेंट वेट W1 विच इज W0 माइनस बॉयंसी फोर्स 1। तो बॉयंसी फोर्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस तो आपको या तो फ्रैक्शन दिया हुआ हो या क्वेश्चन ऐसे पूछा हो कि फ्रैक्शंस के टर्म में बात पूछा हो, ये दिया फ्रैक्शन के टर्म में पूछा नहीं है, कुछ हाइट और मेंशन नहीं किया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन अंडर दैट कंसीडरेशन की द ब्लॉक इज कंप्लीटली मर्ज्ड इन द लिक्विड। तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले मास कितना होगा, W0 बाई W0 तो इसका एक्चुअल वेट है, मैं जो केवल ब्लॉक का वेट है, तो उसका मास कितना हो जाएगा W0 बाई G, W0 इक्वल टू mg। तो W0 बाई G तो क्या हो गया, मास हो गया। अगर ब्लॉक का मास m है और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल D0 है, मेटल की डेंसिटी मटेरियल आपका दिया है तो उसकी डेंसिटी मान लो D0 सब्सटेंस है, ये मेटल की डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। mg इक्वल टू क्या है W0, m क्या हो गया W0 बाई G और वॉल्यूम क्या हो गया मास बाई डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ व्हाट मटेरियल, तो ये आपका हो गया V0। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मान लो इस कंडीशन में D0 L है, V रो जी, ये बॉयंसी फोर्स हो गया ना, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस जो कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड दिस इज G, तो फॉर W0 माइनस ये। सेकेंड केस में क्या होगा, W2 इक्वल टू W0 माइनस, अब मास ऑफ द ब्लॉक तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन वॉल्यूम तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि डेंसिटी मेटल कितनी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा W0 बाई G, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब इसे अगर D1S कह लो, ये D0S, तो ये आपका या इसको D1S कह लो स्टार्टिंग में, तो ये D2S हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सेकंड आफ्टर टेम्परेचर इज रेज्ड सब्सटेंस की डेंसिटी, तो ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द न्यू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू, बात समझ में आई, ये हुआ पहले वॉल्यूम, ये हुआ
बाद में वॉल्यूम, अभी हमने गामा से रिलेट करेंगे। एक वापस डेंसिटी, ये डेंसिटी पहले, ये बाद में, ये लिक्विड की डेंसिटी पहले, ये बाद में, और G2 जो है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। तो आपको यहाँ पे चाहिए है, अच्छा अब डेंसिटीज को जब रिलेट करेंगे तो पहले ये देखो W0 माइनस W1 कैन बी रिटर्न एज W0 D1L G, G और G तो कैंसिल ही हो गए, यही कैंसिल हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, W0 माइनस W1 D1L, और ये W, ये D1S था, और ये हो जाएगा D2L बाई, है ना, ऐसे सकते हैं। ये इधर आया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो W0 माइनस W1 D1L, D2L को क्या लिख सकते हैं, D1L बाई 1 प्लस गामा L। एक्चुअली आप बीटा जो पूछा वो गामा ही पूछा है क्वेश्चन में। जो क्या दिया है, जो बीटा दिया है वो कोई का एक्सपांशन ही दिया है, मतलब वहाँ पे हमें मतलब जैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है यूजुअली बीटा, पर यहाँ पे बीटा मीन्स गामा, उसके लिए बीटा यूज कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा D1, तो ये हो जाएगा आपका D2L D1L बाई, तो ये 1 प्लस बीटा बीटा लिक्विड डेल्टा T, या T2 माइनस, वो बाद में दें, T2 माइनस T1, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा, है ना, D2S इज D1 बाई 1 प्लस बीटा सब्सटेंस डेल्टा T, और ये बीटा मतलब यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन ही है। तो आपको सॉल्व क्या करना है, बीटा लिक्विड सॉल्व करना है। तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई पहले कर दो, यू नीड टू सॉल्व बीटा ऑफ द लिक्विड। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या D1L बाई, तो इसको सॉल्व करने पे ये 1 प्लस किसका है -1, ये आ गया। तो ये अब क्या हो जाएगा, इसको डिवाइडेड बाई सॉल्व करके देखो आता है क्या है, सॉल्व करके वैसे फॉर्म में सॉल्व करो। तो ये जिस फॉर्म में आंसर दिया है डेल्टा T T2 माइनस। एक ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7, ये ऐसा, ये वाला क्वेश्चन भी ये IIT 78 में आया हुआ है, बहुत पुराना है। ये जो अभी करने आ रहे हो IIT 97 का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का है। इस वजह से जैसा जो क्वेश्चन में एक चीज लास्ट में जो पूछा है वो इतना सेंसफुल नहीं है। जैसे लास्ट में पूछा डिटरमाइन द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड्स के लिए लीनियर एक्सपांशन डिफाइन नहीं होता, गैसेस के लिक्विड्स के लिए केवल क्यूबिकल एक्सपांशन डिफाइन होता है। आप पहले गामा ही निकालोगे एंड देन जब लीनियर पूछा तो यू विल जस्ट सिंपली गामा बाई 3 कर दोगे, बट इट इज नॉट मेकिंग दैट मच सेंस, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर नॉट डिफाइंड फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। पर फिर भी अब जो भी जितना दिया उसमें एक ही तरीका है तो गामा बाई 3 कर देंगे। पर मतलब वो मतलब जो लास्ट चीज़ पूछी है, दे शुड हैव आस्क्ड व्हाट इज द क्यूबिकल एक्सपांशन कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड रेदर देन अल्फा। ये लिक्विड्स या गैसेस के लिए अल्फा या बीटा डिफाइन नहीं होते हैं, पर यहाँ पे हम गामा बाई 3 कर देंगे, पर पहले गामा निकालो।
डिफिकल्ट नहीं जा सकता बस। इसमें ए में लिक्विड मान लो ये हाइट h1 तक है, ये दिया हुआ है h1 इज 52.8 सेंटीमीटर। ये h मान लो, यहाँ भी h है 49 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिक्विड 51। तो ये क्यों देखो, और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये 95 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 5 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 95 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये अगेन 5 डिग्री सेल्सियस पे। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर्स क्या होंगे? सेम, क्योंकि ये अगर मान लो कि हम यहाँ पे एक एफबीडी लेते हैं इस लिक्विड का, तो इट इज स्टेशनरी लिक्विड, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस यहाँ से होना चाहिए, एरिया सेम, प्रेशर शुड बी अप्लाइड सेम, क्योंकि ये एक्सेलरेट तो कर दी है। हाँ, व्हेन इट एक्सेलरेट्स तब वो डेप्थ बनती है, एक सरफेस, जैसे कभी कोई लिक्विड अगर मूव करता है कंटेनर में, तो अगर वो आगे एक्सेलरेट ए नोट से कर रहा है तो ये लेयर ऐसी होती है, स्लांट हो जाती है। तो मेंटेन कि अब यहाँ पे कोई अगर लिक्विड लोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में जो आता है तो क्या होगा, इधर प्रेशर आपको ज़्यादा चाहिए, तभी तो फोर्स ज़्यादा मिलेगा। दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स शुड गिव मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ का फोर्स रियल ये वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए हाइट ज़्यादा चाहिए एच रो कॉलम प्रेशर लगने के लिए, तो वो लिक्विड ऐसे स्लांट हो। तो अभी लेकिन ये तो स्टेशनरी है, तो यहाँ पे प्रेशर सेम होगा, तो ये प्रेशर ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे अच्छा, इनमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रेशर सेम है, ये दोनों सेम है, और यहाँ पे ये दोनों प्रेशर सेम है। तो पहले अगर हम इस प्रेशर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे प्रेशर आपका P1 हो गया, यहाँ पे प्रेशर P1 होगा, यहाँ पे प्रेशर आपका P2 हो गया, तो ये P2 होगा, या इसमें A है, ये आपका क्या दिया है B, C और D, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये PA हो गया, और यहाँ पे भी प्रेशर PA ही होगा, इसको PB कह लो, ये PB और ये सेम ही होगा, यहाँ पे PD कह लो, ये PD होगा। तो सबसे पहले ये जो प्रेशर है इसको इसके टर्म में कैसे लिखोगे? PA कैन बी रिटन एज P एटमॉस्फेयर P0 प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 95 डिग्री सेल्सियस, रो GH होता है, G हाइट H0, ठीक है, ऐसे सकते हैं P0 प्लस रो GH, जो प्रेशर कॉलम प्रेशर लिखते हैं, इट विल बी इक्वल टू PB प्लस रो लिक्विड एट 5 डिग्री सेल्सियस, G PB प्लस, यहाँ पे कॉलम लेंथ क्या है, ये वाला, तो यहाँ का प्रेशर प्लस ये कॉलम लेंथ, इधर प्रेशर ये लगा होगा, और ये दोनों सेम, एक इक्वेशन ही, ठीक है। तो मैं आगे इक्वेशन P0 प्लस लो है 95 डिग्री
जी एच वन इक्वल टू पी बी प्लस रो एल 5 डिग्री सेल्सियस जी एच। यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सिमिलर वे में, पी डी विल बी पी नॉट प्लस रो एल एट 5 डिग्री सेल्सियस जी एच टू इक्वल टू पी सी या पी बी एक ही बात है, पहले पी सी लिख लो प्लस जो कि पी बी भी है, पी सी प्लस रो लिक्विड 95 डिग्री सेल्सियस जी एच। पी सी कैन रिटन एज पी बी एज वेल क्योंकि ये दोनों प्रेशर सेम है, तो ये पी बी हो गया। तो आपका पी नॉट माइनस पी बी क्या हो गया, ये रिलेशन क्या हो गया कि आप अगर पी नॉट माइनस पी बी लिखते हो तो दैट इज रो एल 5 डिग्री सेल्सियस जी एच माइनस रो एल 95 डिग्री सेल्सियस जी एच वन इक्वल टू, ये पी नॉट माइनस पी बी लिखा गया है, तो पी नॉट माइनस पी यहाँ से क्या हो जाएगा, रो एल 95 डिग्री सेल्सियस जी एच माइनस रो एल 5 डिग्री सेल्सियस जी कैंसिल। सबसे पहले रो 95 को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, रो बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो अगर मैं मान लो कि इस वाले डेंसिटी को ओरिजिनल मान लो, एक मान लो इनिशियल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रो एल 5 डिग्री सेल्सियस बाई 1 प्लस गामा 90। इफ दिस इनिशियल डेंसिटी इज 5 डिग्री तो डिफरेंस इन टेम्परेचर 1 प्लस गामा डेल्टा टी तो ये हो गया, यहाँ पे भी यही हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस, तो यानी अब आपका ये भी कैंसिल हो गया। H माइनस H1 1 प्लस गामा 90, तो ये क्या हो जाएगा, H1 प्लस गामा 90 माइनस H1 इक्वल टू H माइनस H2 1 प्लस गामा 90, ये 1 प्लस गामा 90 फिर कैंसिल हो जाएगा नीचे, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर। अब ये वैल्यू क्या होगी, हमें रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, H प्लस H2 1 प्लस गामा 90 इज H प्लस H1, है ना, 1 प्लस गामा 90 H प्लस H1 बाई H प्लस H2। H प्लस H1 क्या है, 49 प्लस 52.8 101.8 बाई H प्लस H2 क्या है, H प्लस H2 इज 100, है ना, 100 दिस प्लस 51, तो आपके पास -1 करने पे क्या आ जाएगा, गामा 90 इज 1.8 by 100, गामा इज, तो ये कितना आ गया 0.2 इंटू 2 इंटू 10 का माइनस, ये गामा हो गया। एक्चुअली क्वेश्चन यही खत्म होना चाहिए था इस, क्योंकि अगर सॉलिड या सब्सटेंस है तो ठीक है, यू कैन आस्क अल्फा, लेकिन लिक्विड के लिए अल्फा पूछना कोई मतलब नहीं है, पर क्योंकि इन्होंने अल्फा पूछा है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जस्ट बाई 3 कर दो, 3 अल्फा इक्वल टू गामा। बट लेकिन ये कोई मतलब इतना सेंसफुल बात नहीं है, क्योंकि लिक्विड और गैसेस के लिए अल्फा बीटा डिफाइन नहीं होते, तो आंसर एक्चुअली क्वेश्चन पूछना, आंसर फाइनली पूछना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, लेकिन क्योंकि इन्होंने अल्फा पूछा है लीनियर कोफिशिएंट, तो उसी चीज़ थ्योरी को एक्सटेंड कर दो कि भाई 3 अल्फा इक्वल टू गामा होता है। बाकी कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि आप मतलब फॉर लिक्विड्स और गैसेस अल्फा बीटा डिफाइन ही नहीं होता।
पर हाँ सॉलिड फ्लो के केस में ये चीज़ बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि सॉलिड का गामा निकाला फिर अल्फा पूछ लिया या बीटा पूछ लिया, पर लिक्विड में गामा ही पूछते हैं। पर यहाँ पे चलो ठीक है तो पूछ लिया 2/3 दैट विल बी 20/3 6 पॉइंट पर डिग्री सेल्सियस, यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस थर्मल एक्सपांशन का मिक्स क्वेश्चन था। इट इज मोर ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन, ये प्रेशर्स को फ्लूइड स्टैटिक्स का क्वेश्चन था, उसमें ज्यादा थर्मल एक्सपांशन। Question number 6. A composite rod is made by joining a copper rod end to end with a second rod of different material but of the same cross section. At 25 degrees Celsius, the composite rod is 1 meter in length, of which copper is 30 and the other is 70 centimeter. At 125, the length of the composite rod increases by 1.91 mm. When the composite rod is not allowed to expand by holding it between two rigid walls, it is found that the length of the two constituents do not change with the rise of temperature. टू कांस्टेंट मतलब कोई कॉपर का भी चेंज नहीं हो रहा और उसका भी चेंज नहीं हो रहा दूसरे का भी। फाइंड द यंग्स मॉडुलस इन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द सेकंड लॉ। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कॉपर दिया हुआ है, यंग मॉडुलस कॉपर दिया है। सबसे पहले आपको दिया है एक कॉपर रॉड है जिसको 30 सेंटीमीटर लिया और अनदर rod taken which is 70 centimeter to total length 1 meter है। ये मटेरियल कोई भी x कह लो, इसका अल्फा कॉपर मालूम है, यहाँ पे अल्फा x वो निकालना है। तो एक तो ये दिया है कि जब टेम्परेचर 25 से 125 रेज हुआ तो जो टोटल लेंथ इंक्रीज हुआ दैट इज द वैल्यू दिया है। तो पहले तो जो टोटल इंक्रीज इन लेंथ है वो क्या होगा, डेल्टा एल कंपोजिट रॉड विल बी डेल्टा L1 है ना भाई, दोनों अलग अलग लेंथ में जो इंक्रीज होगा वही तो सम ऑफ टोटल इंक्रीज होगा। तो डेल्टा एल कंपोजिट आपको गिवन है 1.91 मिलीमीटर या सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 0.191 सेंटीमीटर। पर डेल्टा एल कॉपर कितना होगा, चेंज इन लेंथ क्या होता है, नया लेंथ होता है L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और चेंज इन लेंथ इज डेल्टा, जैसे LF इज L0, चेंज इन लेंथ क्या होता है डेल्टा एल इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा टी। तो इसका चेंज क्या हो जाएगा 30 अल्फा कॉपर और इसकी ओरिजिनल लेंथ, मतलब ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर L0 कॉपर अल्फा कॉपर चेंज इन टेम्परेचर प्लस L0 x अल्फा x
चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन लेंथ ऑफ एक्स, ये चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, विच इज टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ कंपोजिट। कई बार एक क्वेश्चन और भी आता है, यहीं पे मैं बता देता हूँ। कई बार ये भी पूछते हैं कि अल्फा कंपोजिट निकालो, व्हाट इज द, जैसे अल्फा 1 है अल्फा 2 है, व्हाट इज अल्फा कंपोजिट। तो अल्फा कंपोजिट, ये डेल्टा क्या हुआ कंपोजिट रॉड का, तो कंपोजिट रॉड की इनिशियल लेंथ क्या थी L1 प्लस L2, मतलब जैसे आपके दो रॉड जुड़ी हुई है, तो डेल्टा एल कंपोजिट डेल्टा एल कंपोजिट क्या हो जाएगा L1 L प्लस L2, ये ओरिजिनल लेंथ थी। अल्फा कंपोजिट डेल्टा थीटा, और ये हो जाएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा L2। तो अल्फा कंपोजिट क्या हो जाएगा, रॉड का अल्फा एवरेज क्या हो जाएगा L1 अल्फा 1 प्लस अल्फा L2 अल्फा 2 बाई L1 प्लस ये हो गया अल्फा एवरेज। 3 है तो सिग्मा एल आई अल्फा आई बाई सिग्मा एल आई, पर यहाँ पे आपको अल्फा एक निकालना है। पर ये भी कई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट आया हुआ भी कि एक दो रॉड के अल्फा दे दिए, कंपोजिट का क्या होगा, रेशियो क्या होगा, कुछ इस तरह से तो ये चीज लगता है। यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू दिया हुआ है 0.191 सेंटीमीटर, 30 अल्फा कॉपर आपको दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर 100, ये आपको 70 दिया है, अल्फा एक्स निकालना है, ये चेंज इन टेम्परेचर 100, 125 माइनस 21, तो इससे सोल्व करके क्या आ जाएगा, ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट अल्फा एक्स, इस मटेरियल का अल्फा। तो ये कितना होगा, अल्फा कॉपर कितना दिया, अल्फा कॉपर इज 1.7 माइनस 5, तो ये हो गया तो ये -1 100 था ना, ये -2 हो गया और ये 5.1 तो ये 0.051 इधर सब्ट्रैक्ट किया, तो 40 इंटू 10 का -2 बाई 7, अल्फा एक्स कितना हो गया 2 इंटू दिया है क्या, ये एक तो यही दिया। अब रह गया यंग मॉडुलस वाला सेकंड पार्ट, पहला पार्ट तो इसी से हो गया, क्लियर है ये चीज को। मैं सेगमेंट बीच में कुछ ही और भी बताते हैं जो कि जिसपे क्वेश्चन आते हैं, कंपो ये वाले, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है ऑब्जेक्टिव में, मतलब इनफैक्ट जब आपको टेस्ट करो तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसे हैं कि कंपोज एवरेज अल्फा निकालो, उसको फिर उस तरह से ये L1 अल्फा 1 अल्फा L2 अल्फा तो वहाँ पे L कंपोजिट अल्फा कंपोजिट। नेक्स्ट देखो, when the composite rod is not allowed to expand by holding it between two rigid walls, अगर दो rigid walls के बीच में इसे होल्ड करेगा, तो क्या होगा, जब ये एक्सपांड करने की कोशिश करेगा तो दिस रिजिड रॉड विल अप्लाई सम फोर्स इन इट, एंड बिकॉज ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल द फोर्स विल कंप्रेस, दैट विल प्रोड्यूस अ कंप्रेसिव स्ट्रेस, और उसके कारण जितना इसका थर्मली एक्सपांड होना चाहिए था इस पूरे रॉड का, वो कंप्रेशन करके यंग मॉडल से कहा इलास्टिसिटी पड़ेगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगा जिसके कारण उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा और उतना ही कंप्रेशन हो जाएगा। अगर सपोज वॉल स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं है तो बहुत बार हम देखते भी हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है और रॉड बहुत स्ट्रॉन्ग हो और दीवारें कमज़ोर हो तो बहुत बार देखते हैं कि जो रॉड होता है वो अंदर चला जाता है, हल्का सा वहाँ पे
कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है और रॉड लेंथ बढ़ने का, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है, रिजिड नहीं है जैसे पहले के घरों में जो वो मिट्टियों के कहीं पे बने हुए हो, तो आप देखते हो कि वो गर्मियों में इम्प्रेशन अंदर चला जाता है क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है। पर कंक्रीट में तो क्या होता है कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो जो एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है थर्मली, उसको फोर्स देके बैलेंस कर देगा और फाइनली जो थर्मल एक्सटेंशन होना चाहिए था दैट इज बैलेंस बाय इलास्टिक कंप्रेशन। तो यहाँ पे ये आपको दिया है, तो इससे पूछा है कि एक सबसे पहले तो आपका इसकी लेंथ नहीं चेंज होने के लिए प्राइमरी कंडीशन है कि इन दोनों में जो थर्मल एक्सपांशन था, सपोज थर्मल एक्सपांशन को हम TE से रिप्रेजेंट करें, थर्मल एक्सपांशन, तो थर्मल एक्सपांशन ऑफ कॉपर प्लस थर्मल एक्सपांशन ऑफ X, ये टोटल थर्मल एक्सपांशन था। अगर पूरी लेंथ चेंज नहीं हुई है तो इट शुड बी बैलेंस्ड बाय इलास्टिक कंप्रेशन, EC मतलब इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ कॉपर प्लस इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ X। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर लेंथ ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं हुआ है तो ये दोनों क्वांटिटी का सम इससे बैलेंस होना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दोनों की लेंथ एग्जैक्टली हमेशा सेम ही रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी में उसका एक्सपांशन ज़्यादा था, कंप्रेशन कम मिला, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्रेशन और उसके यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा। तो हो सकता है कोई एक रॉड एक्सटेंड हो गया अल्टीमेटली, पर एक में नेट एक्सटेंशन मिला और एक में नेट कंप्रेशन मिला, तो भी टोटल लेंथ मिला के वही रही जो पहले थी। तो इसीलिए कभी कभी जैसे ये तो हो गया इसका पूरे का सिनेरियो, अगर कोई पूछे कि इसकी नई लेंथ क्या है तो दैट इज ओरिजिनल लेंथ प्लस इसका थर्मल एक्सपांशन माइनस उसका इलास्टिक कंप्रेशन, और दूसरे का उसी तरह से। हाँ, लेकिन अगर ये और ये वैल्यू सेम हो जाए और ये वैल्यू सेम हो जाए, तब इसके संग एक एक कंडीशन और ये भी लगेगी कि दोनों रॉड की लेंथ भी वही रही जो थी, क्योंकि एक का थर्मल एक्सपांशन उसके खुद के इलास्टिक कंप्रेशन से एग्जैक्टली बैलेंस हो गया। पर समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि जो वैल्यूज़ दी हैं y1 y2 इस तरह से हैं कि सेपरेटली लेंथ चेंज हो रही है, पर एक बढ़ रही है एक कम हो रही है, तो ओवरऑल चेंज ऑफ द लेंथ इज नॉट देयर, बट सेपरेटली लेंथ। पर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स की लेंथ भी चेंज नहीं हुई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट की लेंथ चेंज हुई इसका मतलब क्या है? अच्छा, पहले क्या होगा, यहाँ पे जब फोर्स F लगेगा तो इधर से भी F लगे, कंप्रेसिव फोर्स। अगर यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो इधर F डैश फोर्स, इधर F डैश, पर ये तो मूव कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी फोर्स F और इधर भी है, यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे कट करने पे फोर्सेस बराबर ही, ऊपर एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो अगर आप इसको लेते हो, इसका अल्फा एक्स हम निकाल चुके हैं, लेंथ चेंज नहीं हो रही है, तो लेंथ चेंज नहीं होने का मतलब है कि इसका जो थर्मल एक्सपांशन है दैट इज बैलेंस बाय इलास्टिक कंप्रेशन, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज थर्मल एक्सपांशन इज। कि भाई अगर ये नहीं होता तो ये जो एक्सपांड कर रहा था इसके कंप्रेशन ने वापस उसको बैलेंस कर दिया। तो उसका थर्मल एक्सपांशन कितना है, डेल्टा LX था uh, 70, या एक बार L2 कह रहे LX अल्फा X डेल्टा थीटा, और इसके अंदर वो क्या लग रहा होगा, यंग मॉडुलस इसका YX है, मान लो इसी का निकालना है ना, YX ये हो जाएगा F बाई A, और यहाँ पे डेल्टा है, ये कंप्रेशन, ये इलास्टिक कंप्रेशन है, बाई L। तो अगर इसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है तो डेल्टा L इलास्टिक शुड बी बैलेंस बाई डेल्टा L थर्मल, तो ये क्या हो जाएगा, वही LX अल्फा X डेल्टा थीटा। तो आपका जो स्ट्रेस है F बाई ए वो कितना हो गया, YX अल्फा X डेल्टा थीटा।
वाई एक्स अल्फा एक्स डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे तो हमें अच्छा वाई एक्स नहीं मालूम है ना, वाई एक्स की वैल्यू तो हमें निकालनी है, अल्फा एक्स कितना दिया है, पर एफ बाई ए भी नहीं मालूम भाई। यहाँ पे क्या ये भी अननोन है और ये भी अननोन है। अल्फा एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेल्टा थीटा मालूम है चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन अब एफ बाई ए कैसे निकालें। कॉपर क्या, कॉपर के लिए क्या होगा, वाई कॉपर अल्फा कॉपर है ना, सिमिलर वे इक्वेट दैट वाई कॉपर अल्फा कॉपर इज वाई एक्स अल्फा एक्स है ना। कई का क्वेश्चन है, अब इसी चीज को भी ऐसे ही पूछ लेते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन मुझे कभी ऐसे होते हैं, मान लो कि चेंज दोनों में, दोनों की लेंथ सेम रही, तो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 दिया है तो व्हाट शुड बी y1 एंड y2 रेशियो। तो क्या है वाई एक्स बाई वाई कॉपर बाई वाई एक्स इज अल्फा एक्स बाई अल्फा, पर इन्वर्स रेशियो में होने चाहिए। जो उनकी थर्मल एक्सपांसिविटी है कोफिशिएंट, अगर उसके इन मतलब यंग मॉडुलस शुड बी इन इन्वर्स रेशियो ऑफ दैट। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई एक्स इज वाई कॉपर अल्फा कॉपर बाई अल्फा एक्स। तो ये आपको मालूम दिया हुआ है, अल्फा कॉपर आपको मालूम है, अल्फा एक्स हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अल्फा कॉपर दिया हुआ है, अल्फा कॉपर 1.7, वो क्या आया था 2 इंटू, और वाई कॉपर कितना है 1.3, ये कितना हो गया, चलो सॉल्व करके जो भी आएगा 0.85 इंटू 10/11, ये 1.105 इंटू 10 का। फिर एक क्वेश्चन को, क्लॉक विद a metal pendulum is 5 seconds fast. A clock with a metal pendulum is 5 seconds fast each day at temperature 15 degree Celsius. At temperature 15 degree Celsius. अच्छा, अगर यहीं पे इस पर इस क्वेश्चन को लिखते हैं, पर मैं देखो अगर यहाँ पे एक वायर, मतलब सपोज ये है 2 क्लैंप्स हैं और एक वायर है। रॉड के केस में क्या होता है, थर्मल कंप्रेस, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रॉड एक्सपांड हो रही है, पर वॉल्स ने कंप्रेसिव फोर्स दे दिया। कम कर रहे हो तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, पर देन वॉल्स में इलास्टिकली एक्सटेंड करेंगी, फोर्स ऐसे लगेगा, स्ट्रेचिंग फोर्स। पर अगर एक वायर है, मेटेलिक वायर, और वो 2 चीज़ों के बीच में क्लैम्प है, तो इसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे अगर ये रिजिड है ना, जैसे रॉड तो क्या होता है उसमें रिजिडिटी होती है, तो उसमें अगर आप वो चीज़ बढ़ भी रहा है तो स्लैक नहीं होता। जैसे वायर के केस में क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्लैकिंग हो जाएगी, तो जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो ये स्लैक हो जाएगा, तो वहाँ पे टेंशन डेवलप नहीं होगा या कंप्रेशन डेवलप नहीं होगा। अगर आपने एक हल्का सा वायर लगाया है 2 क्लैंप के बीच में, टेम्परेचर बढ़ा तो पहले वो रिजिड भी था तो अब स्लैक हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा, जैसे रॉड्स में दोनों चीज़ होती है, रॉड्स अगर ऐसी है तो कंप्रेशन भी लगता है, ऐसे को तो भी फोर्स मिलता है, ऐसे को तब भी फोर्स मिलता है। पर फिर जब आप फिजिक्स न्यूटन्स लॉज में करते हो तो क्या होता है, स्ट्रिंग में केवल एक्सटेंड करने को तभी टेंशन मिलता है, ऊपर करोगे तो क्या होगा, स्लैक हो जाएगा। तो उसमें एक ही तरीके का है कि इस वाले केस में क्या होगा, एक्सटेंड करोगे, इस वाले केस में एक्सटेंड करोगे तो जगह है तो स्लैक हो जाएगी बढ़ के, लेकिन जब इसे वो करोगे टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट में कोशिश करेगा तब ये स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है इसका। तो उस समय क्या होगा, जब ये स्ट्रेच, तो यहाँ टेंशन टी लगेगा, यहाँ पे टी लगेगा, पेयर में लगेगा, दे विल डेवलप द स्ट्रेस,
टेंसाइल स्ट्रेस, फिर प्रॉब्लम वैसे ही अप्रोच होगा, जो रोल वहाँ पे एफ का था वो यहाँ पे टी का हो गया। यहाँ पे थर्मल कॉन्ट्रैक्शन विल बी बैलेंस्ड बाई इलास्टिक एक्सटेंशन, और कंप्रेशन और प्रोड्यूस करने के लिए फोर्सेस पेयर में लगने चाहिए। पर जब आप फॉर्मूला लेते हो एफ बाई ए, उसमें उस पेयर का एक एफ लेते हो। जैसे अगर केवल एक फोर्स लगाओगे तो चीज़ मूव कर जाएगी। टेंशन भी डेवलप तभी होता है, या कंप्रेशन या स्ट्रेस तभी डेवलप, इसीलिए उसको स्ट्रेस बोलते हैं। अकेला एक फोर्स स्ट्रेस डेवलप नहीं करता, वो मूव कर देता है। पर जब आप दो जगह से सेम फोर्स से वो करते हो, आइदर खींचना या दबाना, देन इट प्रोड्यूसेस स्ट्रेस। और उस फॉर्मूले एफ बाई ए में उस पेयर का एक कोई वैल्यू देते हैं। नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद भी स्ट्रेस है, क्योंकि वो एक दूसरे को आइदर दोनों खींच रहे हैं या दोनों दबा रहे हैं, तो उसमें उस एफ में कोई एक टर्म। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, इस समय क्वेश्चन आता है कि टेंशन निकालो, क्या जो नया टेंसाइल स्ट्रेस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन जो लिख रहे थे, a clock with a metal pendulum is 5 seconds fast each day at temperature 15 degrees Celsius and 10 seconds slow each day at 30 degrees Celsius. A clock with a metal pendulum is 5 seconds fast each day at temperature 15 degrees Celsius and 10 seconds slow each day at temperature 30 degrees Celsius. Find alpha of metal. Find coefficient of linear expansion of metal. A clock with a metal pendulum is 5 seconds fast each day at temperature 15 degrees Celsius, 15, and 10 seconds slow each day at temperature 30 degrees Celsius. मतलब 15 डिग्री पे जो क्लॉक है दैट बिकम्स फास्ट, मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड जो एक्चुअल होना चाहिए, जो सही था, सही ग्रेजुएटेड जिस टेम्परेचर पे था, अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम कम हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g। तो सिंपल पेंडुलम का, उसमें अगर मेटेलिक रॉड है तो अगर लेंथ कम हो जाए रॉड का तो टाइम पीरियड कम हो जाए। टाइम पीरियड कम होने का मतलब है टाइम का गेन, क्योंकि जो चीज़ पहले ज़्यादा टाइम में हो रही थी वो आपकी कम टाइम में होती है, देन यू गेन द टाइम। और जब लेंथ बढ़ती है तो आपका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, मतलब जो चीज़ कम टाइम में हो रही थी वो ज़्यादा टाइम में हो रही है, तो यू लूज़ द टाइम, यू फील द लॉस ऑफ टाइम। तो यहाँ पे पहले केस में 5 सेकेंड फास्ट हो गया, हर दिन मिला के 5 सेकेंड फास्ट हो रही है, तो यानी क्या हुआ, आपको टाइम का गेन हो रहा है, तो लेंथ क्या होनी चाहिए, टाइम पीरियड आपका डिक्रीज होना चाहिए, तो लेंथ कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यानी पहले केस में जो टेम्परेचर, अच्छा लेंथ कम कब होगी, जो एक्चुअल जो क्लॉक जिस टेम्परेचर पे ग्रेजुएट की गई है, आपका 15 डिग्री टेम्परेचर, उससे टेम्परेचर कम करने में तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यानी आपको जो टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर जिस पे सही कैलिब्रेट की गई थी क्लॉक, वो टेम्परेचर 15 से ज़्यादा है, तभी तो 15 उससे कम हुआ ना, तो लेंथ कम होगी। और 30 उससे ज़्यादा है, इतनी 30 उस टी से ज़्यादा है, तो तब क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम का, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, पर टाइम का लॉस होगा, क्योंकि जो चीज़ कम टाइम में होती है वो ज़्यादा टाइम में हो रही है, तो टाइम का लॉस ऑब्जर्व होगा। तो आपका टेम्परेचर एक्चुअली 15 से 30 के बीच में। तो अब देखो करो इसको,
पर सेकेंड टाइम का लॉस या गेन क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड की वैल्यू क्या थी? हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो अगर डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज हुआ तो नया टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी बाई जी, न्यू लेंथ बाई। तो ये वैल्यू आपकी टी डैश 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, दिस इज ओरिजिनल टाइम पीरियड। इसको अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज क्वाइट स्मॉल। तो टी डैश माइनस टी, ये हुआ चेंज इन टाइम पीरियड, तो ये डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा करो। तो ये चेंज इन टाइम पीरियड इज ये, और फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज हाफ एल्फा डेल्टा। जब फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल एल्फा डेल्टा थीटा, और फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड होता है उसका हाफ। तो ये भी पूछ देते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड एंड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड मतलब इसका क्या हुआ कि पर सेकेंड टाइम का पीरियड का जो चेंज है, अगर डेल्टा थीटा पॉजिटिव है तो पर सेकेंड you are gaining this much time, your time period is increased by this much, so you are losing, but this is a loss in time कि per second you are losing this much time क्योंकि आपका टाइम पीरियड बढ़ गया। और डेल्टा थीटा अगर नेगेटिव है तब क्या हुआ कि आपका टाइम पीरियड कम हो रहा है, तो पर सेकेंड यू आर टाइम पीरियड इज डिक्रीजिंग दिस मच पर सेकेंड बट यू आर गेनिंग टाइम। तो इसमें ये पर सेकेंड है। पर डे आपका जो है एक दिन में 86400 सेकेंड्स होते हैं, 24 इंटू 60 इंटू 60 करोगे तो दैट कम्स 86400। तो आपका पहले क्वेश्चन मान लो टेम्परेचर जिस पे करेक्टली कैलिब्रेट किया गया, लेट्स से दैट इज टी। तो पहले केस में आपका क्या हो रहा है? 5 सेकेंड फास्ट हो रहा है, मतलब आपका टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है। तो पर सेकेंड क्या हो जाएगा? हाफ एल्फा टी माइनस 50, ये हुआ पर सेकेंड। तो एक दिन में जो कि दिया है 5, और दूसरे केस में हाफ एल्फा, जो नया टेम्परेचर 30 है वो ज्यादा है क्योंकि वहां पर टाइम का लॉस हो रहा है, 30 माइनस टी इंटू 86400 इक्वल टू 10 डिवाइड 20 minus 30, 30 minus 3t equal to 60 degrees. Temperature is 20 degree Celsius. टेम्परेचर इतना है, अभी हमें निकालना क्या है? निकालना अल्फा है। देन पुट इन एनी वन इक्वेशन। तो ये अल्फा इज 2 बाई जो भी आएगा सॉल्व करके, तो ये आपका थर्मल एक्सपांशन वाला चीज खत्म हो गया। जाके इनको अब ये जाके जो टेस्ट ऐसे दे सकते हो, इस टेस्ट को देके इसे सबमिट भी करो, मैंने इसमें नीचे लिखा फ्राइडे तक करके, फिर उसका अगले क्लास में आंसर्स दूंगा। और अगर जो नहीं होंगे वो डिस्कस मतलब उसका मतलब अगले क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे। और जो तुम्हारे इस वाला जो टेस्ट है उसका वीडियो सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो कोई क्वेश्चन तुमसे अगर नहीं हो तो किसी टाइम पे जो तुम्हें परमिट करे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम
इसके सॉल्यूशन डिस्कस करने में लगाएंगे। हाँ, फिर कुछ चीज़ समझ में आए तो पूछ लेना, पर उसका वीडियो सॉल्यूशन मैंने बना दिया, पर पहले एक बार अटेम्प्ट करो प्रश्न।